नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 16 अप्रैल को आप लोगों ने दिया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं कि पेपर जो लोग नहीं दिए कैसा हुआ, क्या उसका लेवल है। मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल बहुत ही आसान है। कहीं से आपको लगा नहीं होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिला ही नहीं होगा जो बहुत टेक्निकली आपको फंसाया गया हो, जिसपे बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी हो, या उसके लिए किताबों से ज्यादा एक टीचर की आवश्यकता आपको महसूस हो कि ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट बुक से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं मिले होंगे। तो चलिए, चूंकि आप लोगों ने डिमांड करी है तो मैं इसको एक बार सॉल्यूशन देता हूं, बेसिकली इसके आंसर बताता हूं और जल्दी जल्दी इसको आप एक बार देख सकते हो, मिला सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन था। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मॉडल में आपकी स्थिर बचत आय अनुपात, मतलब कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें बात किया गया है कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो। तो आप हैरेट का मॉडल पढ़ते हो, उसमें क्या होता है S इक्वल टू एस वाई टी। तो इसमें जो है आप देखते हो कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो की बात की गई है। द करेक्ट आंसर विल बी हैरेट डोमर मॉडल। फिर कह रहा है व्यापार चक्र का न्यूनतम बिंदु क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। तो आप जानते हो कि ये ट्रो होता है, आपका ये पिक होता है, बूम होता है। पिक और बूम एक ही चीज है। इस तरह से आप व्यापार चक्र जब बनाते हो तो आप जानते हो जो लोएस्ट पॉइंट है उसको गर्त कहते हैं। किन्स के रोजगार आय सिद्धांत में किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण नहीं किया। देखो, किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है उसमें वो बात करते हैं बेसिकली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि अगर आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं हो, अगर आपको वेज नहीं मिल पा रहा है जो मार्केट में प्रिवेल हो रहा है, आप डिमांड करने के बावजूद भी, तो आप बेरोजगार हो। बट यहां क्वेश्चन पूछा गया कि किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण नहीं किया गया। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो कि बेसिकली ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करता हो। तो यहां पर सही आंसर अकॉर्डिंग टू वॉलंटरी होगा। वॉलंटरी जो होता है अपने ही मन से मैं बेरोजगार हूं, तो कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो इसका विश्लेषण कर पाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने द्वारा दिया गया था। तो आप जानते हो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। फिर देखो, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तुम्हारा कि कौन सा संरक्षण का तरीका नहीं है। कौन सा संरक्षण का तरीका नहीं है। तो कौन सा संरक्षण, प्रोटेक्शन का क्या तरीका नहीं होता है। आप जानते हैं प्रोटेक्शन में कोटा हम लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, फिर जो है एक्सचेंज कंट्रोल से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो है बेसिकली ये टैक्सेशन का तरीका है। इसमें प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, मतलब जो हमारे जो उद्योग हैं वो छोटे हैं, या फिर जो हमारे उद्योग हैं वो शैशवावस्था में है, वो इन्फेंट टेस्ट में है, और जो जहां पे उद्योगीकरण पहले हुआ है ना, वहां पे 300 साल पहले हो चुका है। तो वहां के सामने जो हमारे उद्योग छोटे हैं, इनको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो प्रोटेक्ट को आप कोटा से करते हो, टैरिफ से करते हो, एक्सचेंज कंट्रोल से, बट एक्साइज ड्यूटी से जो है आप जो है प्रोटेक्शन नहीं करोगे। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। यहाँ पे सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 में कह रहा है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल मिला। तो आप जानते हो सभी लोग कल्याण के लिए दिया गया था। किसको पीला कार्ड निर्गत किया जाता है, मतलब आप जानते हो येलो कार्ड किसके लिए आता है, ये पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिए आता है। ओके, ये आप लोगों ने बहुत आसानी से ये सब चीजें आप कर सकेंगे। ओके, तो यहां पे कि सरकार कर उपायों द्वारा समग्र मांग को बढ़ाना चाहती है तो क्या कर सकती है। यहां पे क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट विशेष टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बाय टैक्स। तो क्या करेगी, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स नहीं करेगी, कट चिल्ड्रेन अलाउंस नहीं करेगी, रिड्यूस इन इनकम टैक्स। अगर आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो हम चाहते हैं कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा जाए। तो लिक्विडिटी ज्यादा लाने के लिए आपको रिड्यूस इनकम टैक्स कर दीजिए। अगर इनकम टैक्स होगी तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। फिर देखो, किन्स द्वारा बेरोजगारी का उपाय है, मतलब द किन्सियन रेमेडी टू अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे किन्स जो है आखिर में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए क्या बोलते हैं। तो यहां पे है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, रिड्यूस टैक्स, लोअर डिक्रीज प्राइवेट कंजम्पशन, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब आप किन्स को जानते ही हो, पूरा का पूरा उनका जो है जो मॉडल है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस है कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए सिंपल जो है आप जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देते हो। तो यहां पे क्या हो जाता है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, आप जानते होंगे, प्लस एक्स माइनस एम। तो प्लस एक्स माइनस एम, तो जितना ज्यादा तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड ये बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, उससे आपकी आउटपुट बढ़ेगी। तो जी जो है आपको बढ़ाना है। आर्थिक समृद्धि को मापा जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मापा जा सकता है। जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, जीडीपी के द्वारा मापा जा सकता है। जब मेजरमेंट की बात आएगी तो डेवलपमेंट को मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे क्वालिटेटिव भी चीजें हैं। लेकिन जब क्वांटिटेटिव की बात आएगी तो जीडीपी आपका करेक्ट आंसर है। आप इसका सही आंसर जो है जीडीपी के रूप में देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया आपका। और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्सन डज नॉट हैव यूनिट।
अब देखो, जब भी तुम्हारी गुणांक की बात आती है, कोफिशिएंट की बात आती है, तो ये रिलेटिव मेजरमेंट हो जाते हैं। और रिलेटिव मेजरमेंट में कभी भी डायमेंशंस नहीं होगा, वो सेंटीमीटर में नहीं होगा, वो मिलीमीटर में नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, वो किलोग्राम में नहीं होगा। ये हमेशा जब रिलेटिव मेजरमेंट होते हैं ना, वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहां पर देखो सारी जो चीजें, चाहे रेंज निकालोगे, चाहे मीन डेविएशन, चाहे स्टैंडर्ड, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में होगा, बट ये कोफिशिएंट जहां पे आएगा ना, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर विल बी डी होगा। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म उत्पादन का स्तर पर दीर्घकाल में क्रियाशील रहती है जब, मतलब ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट एट लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखो यहां बात की गई है लॉन्ग रन की, और यहां पे कहीं भी क्वेश्चन में आपका एलएमसी शब्द नहीं है, एलएसी शब्द नहीं है। चलो करेक्ट आंसर डी है। ये और ये तो नॉर्मली चीजें हैं, बट ये डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बट फिर भी इनको ध्यान रखना चाहिए था कि क्या करना चाहिए था, किस तरीके से इसको सही से और क्वेश्चन को सेट किया जा सकता था। चलिए, अब ये कह रहा है कि परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन में समायोजन कैसे होगा। अब देखो, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और तुमको बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करना है। अब कह रहे हैं बाई चेंज इन प्राइस, कोई मतलब नहीं है, बाई चेंज इन इनकम कोई मतलब नहीं, बाई चेंज इन एक्सचेंज रेट, बाई चेंज इन प्राइस, तो बाई चेंज इन एक्सचेंज रेट। जब आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसका मतलब जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट आपके एक्सचेंज रेट क्या होंगे, चेंज होंगे, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज के। तो ये इसका सही आंसर होगा। अब बोला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जेम्स बर्नौली द्वारा डेवलप किया गया था। गरीबी की दुष्चक्र की अवधारणा किसने थी, अब जरा बताइए, गरीबी की दुष्चक्र की अवधारणा, मतलब BA1 के क्वेश्चन भी इस तरह से नहीं पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये जो है इसका जो था गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा की, अगर जहां तक मैं बात करूं तो आप जानते हैं ये जो है आपका रेगनर-नक्स का सिद्धांत है, और ये इन्होंने पूछ लिया था। तो एक बार दिखा देता हूं आपको मैं, ये है आपका रेगनर-नक्स का सिद्धांत। ओके, तो रेगनर-नक्स का सिद्धांत होगा गरीबी के दुष्चक्र, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, क्या कह रहा है इसको देखिए एक बार। कह रहा है कि अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन इन क्लासेज विद ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो ये मीडियन इससे निकलेगा। अगर वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो कौन सा करापात वहन करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इन द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इफ द कमोडिटी इज द परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो सेलर के ऊपर जाएगा। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाती तो कंज्यूमर के ऊपर ही हो जाता। तो कुल मिला जुला के जो इसमें इसके ऊपर मैंने ढेर सारे क्लासेज ली हैं, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी सी क्लासेज इसको मैं करा चुका हूं। तो इसमें जो कभी भी इंसिडेंस आप निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें बार्गेनिंग पावर किसकी ज्यादा है। अगर अगर मैं बोल रहा हूं कि परफेक्टली इलास्टिक है तो ये किसके ऊपर जाएगा, सेलर के ऊपर जाएगा। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक होती तो कंज्यूमर के ऊपर ही आ जाता। इसी तरीके से सेलर का भी आप देख सकते हो कि उसकी डिमांड क्या है, बट यहां पे बात की गई है वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है। अगर ये पूर्णतः लोचदार है तो सेलर के ऊपर जाएगा, और पूर्णतः बेलोचदार होता तो ये कंज्यूमर के ऊपर ही आ जाता। तो उत्तर होगा केवल विक्रेता, द सेलर ओनली। भारत में कृषि में कौन सी बेरोजगारी यहां पे पाई जाएगी, यहां पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कृषि में कौन सी बेरोजगारी का स्वरूप है। तो कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों, आप बताओ। एक है घर्षणात्मक बेरोजगारी, मतलब फ्रिक्शनल, तो ये आप जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र में होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और डिस्गाइज जो है आपकी साइक्लिकल भी औद्योगिक क्षेत्र में होती है। सीजनल और डिस्गाइज, दो इसके सही आंसर है। एक आपका क्या होगा, सीजनल होगा, मौसमी होगा, और दूसरा डिस्गाइज होगा। ये जो है, ये तो आप जानते हो कि इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल के फ्लक्चुएशंस की वजह से आता है चक्री। और घर्षणात्मक जो होता है कि जितनी लेबर मार्केट में जितने लेबर हैं उतनी ही आपकी इकोनॉमी में वैकेंसी होती है, बट दोनों में मिसमैच प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एग्रीकल्चर में नहीं होता है और ये भी एग्रीकल्चर में नहीं होता है। मौसमी और प्रक्षण, ये आपका सही आंसर होगा। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसको लग रहा है कि जिसके ऊपर दिमाग लगाया जाए, तो ये आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं कि कह रहा है कि इन द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ बेसिक कॉजेज ऑफ अंडर डेवलप। देखो बेसिक कॉजेज जो है, अगर आप जाके देखोगे ना बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में, तो साइज ऑफ मार्केट होगा। यहाँ पे रेगनर-नक्स यही मानते हैं कि जो जो साइज है मार्केट का, जो साइज है वो बहुत छोटा है, और इसकी वजह से आपके वहां इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि दो श्रेणी ए और बी है, उनके मानक विचलन समान है, मतलब द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सीरीज ए एंड बी सेम, द अरिथमेटिक मीन ए सीरीज इज द ग्रेटर देन बी, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब तुम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको भाग देना पड़ेगा आपको एक्स से, मीन से। तो चूंकि ए का मीन ज्यादा है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज ग्रेटर, तो चूंकि दोनों में ये तो कांस्टेंट है, बराबर ही है, तो चूंकि ये ज्यादा है तो क्या होगा, कम हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा लेस। इसका मतलब जिसकी अगर दोनों सीरीज में अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो आप x के बाई डिवाइन होगा, मतलब मीन किसका ज्यादा है। तो अगर मीन ज्यादा है तो फिर इसकी आप नीचे वाला चीजें जो है ज्यादा होगी तो आपकी कम हो जाएगी। उत्तर यहां पे ए हो जाएगा। चलिए अब आइए, ये कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ
फॉर स्टेलिंग द इंटरनेशनल पेमेंट इज, यहां पर होता है द प्रोटेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मतलब अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में पूर्वानुमान पेशबंदी का क्या उद्देश्य है, विनिमय दर के जोखिम को कम करना। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी किसके बराबर होती है, आपकी सीमांत उत्पादकता के मूल्य के, सीमांत आगम के मूल्य के। तो ये सही है, औसत इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, सीमांत। कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि विश्व व्यापार चक्र के दोहा चक्र, तो दोहा चक्र में था कृषि से संबंधित मुद्दे, इसको कर लीजिए। भारत में अवसंरचना क्षेत्र में कौन सा भारत मार्ग परियोजना संबंधित है, सड़क से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्पीटर द्वारा अपने विकास सिद्धांत में दिया गया था, नव परिवर्तन की भूमिका को दिया गया था। तो ये जो है आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। कौन सा बैंक आम नागरिकों का बैंक नहीं है, अब जरा बताइए क्या क्वेश्चन है। तो वाणिज्यिक कौन सा बैंक आम नागरिकों के लिए है, तो कौन सा है, हमारी कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, बैंकों का बैंक है। प्रशुल्क नीति किससे संबंधित होती है, टैरिफ पॉलिसी किससे होती है। देखो टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है, आजकल जैसे टैरिफ वाली बात चल रही है तो सब लोग इंपोर्ट ड्यूटी बात कर रहे हैं, बट आप देखो टैरिफ का मतलब होता है, टैरिफ का मतलब होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी बोथ, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी बोथ। अगर हम अपने आयातों और निर्यातों के ऊपर कर लगाते हैं ना तो दोनों की बात होती है, बट टेक्निकली देखो ये तो थियरेटिकली टैरिफ का मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी है, बट अगर आप देखोगे ना व्यवहार में तो ये इंपोर्ट के ऊपर लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टैरिफ पॉलिसी इज रिलेटेड विद, तो किससे है, इंपोर्ट से भी है, एक्सपोर्ट से भी है, और कस्टम ड्यूटी तो पार्टी है, टैरिफ का मतलब ही आयात शुल्क है। तो कुल मिला जुला के ऑल ऑफ द अबव, डी द करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके दैट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। जब सकल निवेश शून्य होता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोकता है, भाई कंजम्पशन रोकता है, सभी लोग जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का भाग नहीं है, अब देखो आईएमएफ दे रहा है, ये बताइए क्या बात है। भारत में ये पूछा जा रहा है, भारतीय संघीय आय व्यय में कौन सी मत पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत वर्गीकृत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्लासिफाइड कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स आप जानते हो, जब गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स लेती है तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। तो द डिविडेंड एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट, नहीं भाई ये तो आपका रेवेन्यू रिसीट्स है। द बारोइंग मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, नहीं ये भी रेवेन्यू रिसीट्स है। रिसीट फ्रॉम इनकम टैक्स, ये भी है। इंटरेस्ट रिसीट फॉर द लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड डिविडेंड, एक बार मैं ध्यान से पढ़ता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। रिसीट फ्रॉम इनकम टैक्स नहीं, द बारोइंग मेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, यस। यहां देखिए जहां पे गवर्नमेंट बारोइंग की बात की रही है ना, कि जब पब्लिक से वो बारो करेगी तो गवर्नमेंट को इसमें प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा और ब्याज भी देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जहां गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी वही होगा आपका यहाँ पे कैपिटल एसेट्स, बी द करेक्ट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक विकसित किया था, तो सेन इंडेक्स होता है जिन्होंने किया था, ओके ना। ये जो है आपका स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये पॉवर्टी गैप इंडेक्स ये जो है सेन का नहीं है, बल्कि आप देखिएगा इसमें बहुत ज्यादा काम वर्ल्ड बैंक का है। तो ये जो है इसमें सही है, सेन का सही। अब देखो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है कौन करता है, तो आप जानते हो सभी लोग यूएनडीपी करता है। जहां पे कुल आय और कुल लागत रेखा प्रतिच्छेद करती है, जहां देखो टोटल रेवेन्यू, अभी मैंने इसके पहले क्लास लिया था, टोटल रेवेन्यू टोटल कास्ट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तालाबंदी वाला बिंदु मत याद करना, दिस इज द नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां टोटल रेवेन्यू तो टोटल कास्ट के बराबर हो जाती है। अगर यहाँ पे बात हो रही है ना टाइम रिवर्सल टेस्ट की, तो क्या कहते हैं हम, P01 मल्टीप्लाई बाई P10 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट होगा, तो सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ नहीं रहा है जिसमें आपको दिक्कत हो। कौन को रिजर्व मनी कहते हैं, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुद्रा का कौन सा मूल्य जो है आपका रिजर्व मनी कहा जाता है। तो रिजर्व मनी किसको कहते हैं, M0 को कहते हैं, M1 को जो है आप जो नैरो मनी कहते हो, M3 को एग्रीगेट मनी सप्लाई कहते हो, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हो। किन्स के सिद्धांत के अनुसार आर्थिक उच्चावचन परिवर्तन के कारण होते हैं। एज पर किसके थ्योरी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन किसके वजह से होते हैं, विनिवेश की वजह से, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से। एक बार देखते हैं इसको हम, आर्थिक कुछ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन किसकी वजह से हो, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। क्या क्वेश्चन है भाई, बी द करेक्ट आंसर। हाल के वर्षों में किस क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान सर्वाधिक रहा है, सर्विस सेक्टर में रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के कैसे लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन को देख के अच्छा लग रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस दर पे लोन देता है उसको क्या कहते हैं, रिपो रेट पे लोन देता है और रिवर्स रिपो पे लोन लेता है।
तो भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकाल में वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर देता है दैट इज द रेपो रेट होगा। निम्नलिखित में से किस शर्तों में समानतः किसी देश के अवमूल्यन की नीति अपनाई जाती है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द पॉलिसी डिवेल्युएशन ऑफ जनरली अप्लाइड बाय अ कंट्री। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो आप क्या करते हो? डिवेल्युएशन करते हो। अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, अगर आपका सरप्लस है तो रिवैल्यूएशन करते हो। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। औसत उपभोग पद्धति कभी भी नहीं हो सकती है। देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? ये सी बाई वाई होती है। मतलब इनकम और ये कंजम्पशन। आपकी इनकम 15,000 है और इसका 15,000 है और इससे 10,000 आप कंज्यूम करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ये एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर हमारी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो तो एक से अधिक भी हो सकती है, धनात्मक होती ही होती है। एक से कम और शून्य। तो क्या आपको लगता है कि औसत प्रयोग कभी भी शून्य हो सकती है? एक से कम तो हो ही सकती है भाई, 10,000 है और 15,000 है तो एक से कम हो जाएगी, बट क्या ये कभी शून्य होगी? सी बाई वाई कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी इनकम के लेवल पे आप शून्य जो है, आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा होगा, तो कभी भी ये शून्य नहीं होगा। एक से कम हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। तो इसको अभी मैंने कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन को कराया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू वाले कराते हैं उसको मैंने कराया था। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या है? कितना जो है लाजवाब क्वेश्चन है भाई। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू रिसीट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू डेफिसिट। नोकिया ने किन संस्था के साथ मिलकर नेटवर्क रोबोटिक्स की उत्कृष्टता के लिए काम किया? एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। कोई ऐसा कोई इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन ये नहीं है, करंट टाइप का क्वेश्चन है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी उन्नयन और नवाचार के कारण उत्पन्न होती है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एराइजेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इन एन इकोनॉमी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब क्या है? कोई नई नई टेक्निक आपकी आ रही है और उस टेक्निक को आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे क्या होगा, जैसे मान लो कि आप जो है काम करते थे पीसीओ के ऊपर, बट पीसीओ के ऊपर अब मोबाइल आ गया तो पीसीओ वाले बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब डिमांड पैटर्न चेंज हो जाता है या नए टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट नहीं करते हैं ना, तो आपका आता है स्ट्रक्चरल। तो करेक्ट आंसर इज ए। एक रुपए की कीमत तेजी से क्षीण हो रही है और सरकार द्वारा अवांछनीय समझी जा रही है। अ रूपी गेटिंग डिप्रिसिएटेड फास्ट एंड कंसिडरिंग अनडिजायरेबल। मतलब सोचो $1 है, $1 है तुम्हारी 60 रुपए थी, अब $1 बराबर ये 90 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रा का मूल्य बड़ी तेजी से घट रहा है। अब ऐसा होगा क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये होगा कि आपके पास डॉलर की कमी है, डॉलर की शॉर्टेज है। अगर आपके पास डॉलर की शॉर्टेज है तो आप देखेंगे रुपया का कीमत गिरेगा और डॉलर का बढ़ेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी सेल डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डॉलर की सप्लाई को बढ़ाएगी और डॉलर को सेल करेगी ताकि जो है अपना एक्सचेंज रेट वो क्या करे, फिर जो है एक रेशनल लिमिट में आ सके। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था बट इतना भी नहीं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं। अब कह रहा है यदि मांग की आय लोच अधिक हो, अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? नो टैक्सेशन करना चाहिए, इंक्रीज टैक्सेशन करना चाहिए, डिक्रीज टैक्सेशन करना चाहिए। अगर देखो मेरा जो है ना मांग की लोच अगर बहुत अधिक है, मतलब इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज मोर, अगर मैं टैक्सेशन ज्यादा करूंगा ना तो वो चीजों को छोड़ देगा, डिमांड ही नहीं करेगा, तो इसमें टैक्स को घटा दो। मांग के नियम की प्रमुख मान्यताएं क्या है? अब आप देखो, चेंज इन क्रेडिट फैसिलिटी कोई मतलब नहीं है, प्राइसेज रिलेटेड गुड्स चेंज कोई मतलब नहीं है, इनकम रिमेन अनचेंज होना चाहिए, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज की तो बात ही नहीं होगा ना। तो सही होगा सी। मुद्रास्फीति जनित मंदी एक संयोग है। अब ये देखो क्वेश्चन, अब देखो अभी मैंने कल ही एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों का, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन एंड हाई इन्फ्लेशन के साथ जो है हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड आपका स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है आपका? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन होगा हाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, तो उसका आंसर भी टिक कर लिया। विकसित देशों में समृद्धि का प्रमुख कारण क्या होता है? मेन फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलप्ड नेशन। विकसित देशों में क्या कारण है? एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल है और फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन और पॉपुलेशन। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब। अब ये देखो, शुरू में हैरल्ड उमरबार्ट की बात करिएगा तो कैपिटल एक्युमुलेशन की बात आता है, बाद में जो थ्योरी आते हैं सोलो ग्रोथ मॉडल की, न्यू ग्रोथ मॉडल में टेक्निकल एडवांसमेंट। तो जो नया थ्योरी हमारा कहता है ना ग्रोथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा टेक्निकल एडवांसमेंट। तो सही आंसर आप सी टिक करिएगा। बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? द पर्पल रेवोल्यूशन लैवेंडर से होता है, लैवेंडर से। एक अधिकारी क्या निर्धारित कर सकता है? आप जरा बताओ। एक अधिकारी जो निर्धारित कर सकता है वो कीमत और उत्पाद को एक साथ नहीं कर सकता है, या तो कीमत करेगा या उत्पाद। तो यहां पे क्या होगा? आइदर प्राइस या आउटपुट। कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आप दिमाग लगाओ। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किसका? द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विद द मेरिट ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर नहीं, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। डी आंसर होगा। एक बार फिर से नीचे की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे। कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण का प्रत्यक्ष भाग क्या होगा? कम हो जाएगा। सिंपल से आप समझ लो, पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट सरकार ने डेट दी है, अगर आपका इन्फ्लेशन आ गया तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? गिरेगा। तो अगर कीमतें बढ़ रही है तो सार्वजनिक ऋण का प्रत्यक्ष जो वास्तविक भार होगा, रियल जो बर्डन होगा उसका, वो क्या होगा? गिरेगा। तो सिंपल समझ लीजिए कि जो भी डेप्टर है ना उसको बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन।
तो सार्वजनिक ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भाग ये गिरेगा, इसका सही आंसर डी होगा। चलिए ये भी हो गया। 84 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के अनुसार अदृश्य बेरोजगारी, बचत और पूंजी निर्माण, ये आप जानते हो किसका है, ये आर्नक्स का। ये आपका आर्नक्स का, रेगनर नर्स का थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि दो चीजें हैं, जैसे अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लेविस का मॉडल है, इसी तरीके से रेगनर नर्स का मॉडल है। दोनों लोग बात करते हैं कि अगर आपके वहां डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे बेनिफिट हम उठा सकते हैं, ये आपके लिए कोई बहुत ज्यादा डेंजरस या सिचुएशन या खराब करने वाली बात नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा है, त्वरक माप करता है, एक्सेलरेटर मीजर। अब देखो दो चीजें हैं, एक है आपका मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या करता है, मल्टीप्लायर ये दिखाता है कि अगर 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर दें तो हमारी 500 करोड़ नेशनल इनकम बढ़ सकती है, 500 करोड़ नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। मतलब ये दिखाता है इन्वेस्टमेंट का किसके ऊपर प्रभाव, नेशनल इनकम का। अब एक्सेलरेटर उल्टा बताता है कि अगर तुम्हारी ये नेशनल इनकम बढ़ गई है तो कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। नेशनल इनकम का मतलब अगर तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। तो ये उपभोग का निवेश के ऊपर प्रभाव दिखाता है, मतलब उपभोग का निवेश के ऊपर प्रभाव, ए द करेक्ट आंसर। इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू कंजम्पशन। अगर तुम उपभोग कर रहे हो, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैंने 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया और नेशनल इनकम 500 करोड़ बढ़ गई, दिस इज मल्टीप्लाई। अगर ये 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो मेरा डिमांड बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया। इससे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो कंजम्पशन कितना इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, आपको आगे लेके जाती है। तो उपभोग का निवेश के ऊपर प्रभाव मेजर करेगा आपका त्वरक, और ये इसका ए आंसर सही होगा। ओके चलिए, अब कह रहा है कि जजमेंटल सैंपलिंग को परपोसिव जो है सैंपलिंग करते हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, इसको आप सी कर लीजिएगा। एक्स एक्सिस की अगर मांग वक्र है तो इसका लोच क्या होगा, क्या बात है। अगर आपका मांग वक्र ऐसे है लाइक परफेक्ट कंपटीशन, तो इसका जो है डिमांड का मांग की लोच क्या होगा, दैट विल बी इनफाइनाइट। एक से अधिक अनंत दिया तो है, इसका इनफाइनाइट। चलिए बहुलक की गणना देखिए, क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको, जो कि आप लोग 9th में पढ़ते हो कि किस तरीके से बहुलक लगाते हैं। तो MO = 3 मीडियन माइनस 2x कर दीजिएगा, ये वाला विकल्प। भारत में मुद्रास्फीति गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, फिशर का आदर्श सूचकांक, थोक मूल्य। देखो भारत में जो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है आजकल डेट में, वो दोनों से किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से भी किया जाता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये जो है आपके इन्फ्लेशन के लिए आजकल आप देखोगे मुख्य रूप से यही यूज किया जाता है। तो चूंकि ये दोनों दिया है तो ज्यादा सही आंसर मेरे हिसाब से आप ये लगाइएगा, कंज्यूमर वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूरल बैंकिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से एलएम कर्व क्या दिखाता है, आय और ब्याज दर के संबंध, मुद्रा की मांग और ब्याज दर के संबंध, मुद्रा की मांग और ये आय और ब्याज दर के संबंध, ये आप देखते हो ना, एलएम कर्व है, इसमें जो है आपकी नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये आय और ब्याज दर के बीच संबंध दिखाएगा। इसमें कोई ऐसा सोचने वाला क्वेश्चन तो अभी तक फिलहाल आया नहीं है। भुगतान संतुलन की चालू खाता क्या है भाई, ये कह रहा है कि बोथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ दिस। ए क्या यार, कैसा कैसा सवाल है भाई। अगर मेरे क्वेश्चंस को आप लोग देखते होंगे तो लगता होगा कि इसमें और उसमें कितने फर्क आ गए ना। अब आप देखिए उस मॉडल की पहचान कीजिए जिसमें स्वर्ण युग संतुलन की बात करिएगा। एडिफाइंड विच ऑफ द कंसर्ट गोल्डन एज इक्विलिब्रियम, तो गोल्डन एज किसकी बात करते हैं, किन्स की बात नहीं है, केल्डार की नहीं है, टोमर की नहीं है, जॉन रॉबिन्सन की है। बाजार मूल्य पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। बाजार मूल्य पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अब देखो बाजार मूल्य शुद्ध का मतलब जो है नेट है, तो यहां देखो क्या हो रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन की बात की गई है। यहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी कोई मतलब नहीं है, नेट फैक्टर इंक्लूड ग्रॉस में से ये घटा रहे हैं। तो आप जानते हो ना, कभी भी जब हमको नेट निकालना होता है, नेट जीडीपी या नेट जीएनपी, तो हम क्या करते हैं, जी मतलब ग्रॉस में से हमेशा जीडीपी में से क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो ये नेट आ जाएगा, तो एनडीपी आ जाएगा। ओके ना, इसको एनडीपी बोलेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का एक बहुआयामी माप है। तो एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का एक मतलब मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स हुआ है ना, उसमें क्या करते हैं। देखिए 3 इसके इंडिकेटर हैं, आप जानते हैं, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ है। और इसके जो है आपके 3 जो है इसके पैरामीटर हैं, और फिर इसके 10 जाके इंडिकेटर हो जाते हैं। तो ये तीनों सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, सरकारी ऋण का प्रबंधन करता है, नोट का निगमन करता है, काले धन के ऊपर तो ये नहीं करता है ना भाई, काले धन के ऊपर जो है ये नहीं करेगा, विदेशी विनिमय दर का जो है भंडार। तो सिर्फ बी है, बी को काले धन से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए दूसरी एजेंसियां बनी है जो काम करती है काले धन के ऊपर। ओके, तो काले धन से इनका कोई मतलब नहीं होता है। बात देखते हैं। चलिए उस मॉडल की पहचान करिए, ये भी कर लिए हम लोग, ये भी कर लिए।
कर लिए थे कुछ। हाँ 97 पे आइए, 97 क्या है? रॉबिनहुड प्रभाव। रॉबिनहुड का मतलब क्या होता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, जो धनी लोग हैं उनसे गरीब लोगों की तरफ इनकम को ले जाना, तो आय का डिस्ट्रीब्यूशन। हिनात प्रबंधन अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति की वृद्धि होती है, इन्फ्लेशन होता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, इन्फ्लेशन में कमी होगी। फिलिस वक्र किसके बीच संबंध को दिखाता है? क्या बात है, फिलिस वक्र। तो आप जानते हैं फिलिस वक्र क्या करता है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट और मनी वेज रेट के बीच संबंध को दिखाता है। तो एक देखते हैं आप लोग क्या दिया है इस पे। बेरोजगारी और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन, बेरोजगारी और वास्तविक मजदूरी में परिवर्तन। तो यहाँ पे कभी भी आप इन्फ्लेशन की जब आप फिलिप्स कर्व की बात करिएगा ना, तो ये होता है तुम्हारा, और ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके बीच ये संबंध दिखाता है। तो ये जो संबंध आप दिखाते हो फिलिप्स कर्व में, तो ये मौद्रिक मजदूरी होती है। इसको आप क्या कहते हैं? मौद्रिक मजदूरी या इन्फ्लेशन। मौद्रिक मजदूरी है, या फिर इसी को हम ट्रांसलेट कर देते हैं इन्फ्लेशन के रूप में, और ये होती है अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या है? मौद्रिक मजदूरी दर और बेरोजगारी दर। ओके ना? बेरोजगारी दर वास्तविक गलत है, बेरोजगारी दर वास्तविक मजदूरी गलत है, बेरोजगारी दर मौद्रिक, बेरोजगारी स्तर और मौद्रिक मजदूरी, बेरोजगारी स्तर, बेरोजगारी दर और मौद्रिक, बेरोजगारी स्तर नहीं, ये होगा ए। बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी की दर पे होता है। कुल उत्पादन अधिकतम तब होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, 100। तो आप देख रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन थे ना, कोई इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे कि जो आपको कहीं से भी उलझा सके, आपको परेशान कर सके, आसानी से आप कर सकते थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। बट ऐसा उम्मीद आप हमेशा मत करिएगा, अपने तैयारी को पूरा बूस्टअप करिएगा और अच्छे लेवल की तैयारी करिएगा। हमारे एमसीक्यू वाले सेशन को जरूर देखिएगा, उससे ये सारे क्वेश्चन आपको बोनस लगेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।